नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 20 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पेज लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखाई देता है और इसमें पेज का ब्लैंक, मार्जिन और आकार शामिल होता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पेज लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखाई देता है। कंटेंट मतलब पेज पर टाइप होने वाली इंफॉर्मेशन। पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन टाइप की जाती है उसे कहा जाता है कंटेंट, और इसमें पेज का ब्लैंक, मार्जिन और आकार शामिल होता है। पहला क्वेश्चन हमसे MS वर्ड से पूछा गया है जो कि पेज लेआउट से संबंधित है। पेज लेआउट क्या होता है? पेज की स्टाइल, आपका पेज कैसा दिखेगा, किस साइज का पेज होगा, पेज के मार्जिन कितने होंगे, पेज की ओरिएंटेशन कैसी होगी, यह सेट करने के लिए पेज लेआउट का यूज किया जाता है। पेज लेआउट यह निर्धारित करता है कि हम किस साइज का पेज यूज करेंगे, किस ओरिएंटेशन का पेज यूज करेंगे, हमारे पेज पर कौन कौन से मार्जिन कितनी साइज पर सेट होंगे। पेज लेआउट के द्वारा हम पेज से संबंधित सेटिंग्स को सेट करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पेज लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखाई देता। कंटेंट मतलब जानकारी, और इसमें पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन और आकार शामिल होता है। जो पेज लेआउट होता है इसके द्वारा हम पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन और साइज को सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, जिसमें हमारे पेज को लंबाई में शो किया जाता है, लंबाई में वर्टिकल डायरेक्शन में शो किया जाता है। और एक होती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, जिसमें पेज को हॉरिजॉन्टली या चौड़ाई में शो किया जाता है। ओरिएंटेशन यह निर्धारित करती है कि हमारा पेज किस डायरेक्शन में यूज करना है, लंबाई में या चौड़ाई में। जो लंबाई में पेज शो होता है वह कहलाती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और जो चौड़ाई में पेज शो होता है वह कहलाती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। MS वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, और जो पेज लेआउट है, मार्जिन है, पेपर साइज है, ओरिएंटेशन है, इनको सेट करने के लिए MS वर्ड में लेआउट टैब का यूज करना होता है, लेआउट टैब का। और यह सभी ऑप्शन पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होते हैं, पेज सेटअप ग्रुप में। MS वर्ड के अंदर लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है, जहां से हम पेज का लेआउट सेट करते हैं, जिसमें कि पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन और पेपर की साइज को सेट किया जाता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि यहां पर हम लेआउट टैब को सिलेक्ट करें तो लेआउट टैब में एक पेज सेटअप ग्रुप होता है, जहां से पेज का लेआउट सेट किया जाता है। यहां पर मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर की साइज को हम सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन यह निर्धारित करता है कि हमारा पेज लंबाई में शो किया जाएगा या चौड़ाई में शो किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट पेज को लंबाई में मतलब वर्टिकली शो किया जाता है, जो कि कहलाती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसके अलावा एक ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप, जो कि पेज को हॉरिजॉन्टली या चौड़ाई में शो करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरिएंटेशन। पेज लेआउट के द्वारा ओरिएंटेशन, मार्जिन और पेपर की साइज को सेट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सब स्क्रिप्ट का कौन सा उदाहरण है जो बेस लाइन के नीचे रखा गया है।
निम्न में से सब स्क्रिप्ट का कौन सा उदाहरण है जो बेस लाइन के नीचे रखा गया है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सब स्क्रिप्ट का कौन सा उदाहरण है जो बेस लाइन के नीचे रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस। ऑप्शन नंबर बी क्या है, केमिकल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सर्विस मार्क मतलब SM एंड ट्रेडमार्क मतलब TM। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट आपको यहां पर 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा CO2, तो सब स्क्रिप्ट के द्वारा किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखा जाता है। किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने CO2 लिखा तो 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। यदि हम नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर किसी टेक्स्ट को लिखना चाहें तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को बेस लाइन के नीचे रखता है, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखता है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखता है। और यह दोनों ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। दोनों ही फीचर फॉर्मेटिंग से संबंधित हैं। और यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से सब स्क्रिप्ट का कौन सा उदाहरण है जो बेस लाइन के नीचे रखा गया है। यदि हम कोई केमिकल फॉर्मूला टाइप करेंगे, केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें आप देखेंगे सब स्क्रिप्ट का यूज होता है, मतलब टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केमिकल फॉर्मूला। जब हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हमें सब स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। जबकि एक सुपर स्क्रिप्ट होता है जो कि टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखता है, सब स्क्रिप्ट नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखता है। यह दोनों ही ऑप्शन फॉर्मेटिंग से संबंधित हैं। दोनों ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं, जो कि फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+=। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+। Ctrl+Shift+ सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, Ctrl= सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। इन दोनों को हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम MS वर्ड में लिखते हैं CO2, तो आप देखेंगे तीनों कैरेक्टर को, तीनों अल्फाबेट को एक ही लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+= को प्रेस करेंगे तो 2 हमारा सब स्क्रिप्ट हो जाता है। सब स्क्रिप्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना। और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। यदि हम यहां पर लिखें A2, तो आप देखेंगे A और 2 को एक ही लेवल पर लिखा गया है। यदि हमें 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+ को प्रेस कर देंगे तो 2 हमारा थोड़ा सा ऊपर टाइप हो जाएगा। यह कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। यह दोनों ही ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं, जो कि फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत होते हैं। यह होता है सब स्क्रिप्ट, यह होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केमिकल फॉर्मूला को टाइप करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक या अधिक कंप्यूटरों के बीच फाइलें विनिमय करने का सबसे सरल और आसान तरीका ब्लैंक है। इंटरनेट पर एक या अधिक कंप्यूटरों के बीच फाइलें विनिमय करने का, विनिमय मतलब आदान प्रदान करने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या है, हमें यहां पर बताना है। इंटरनेट पर एक या एक से अधिक कंप्यूटरों के बीच में फाइलों को एक्सचेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से या कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, रिसोर्सेस को शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर के बीच में जो नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर हैं, उनके बीच में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है।
एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर करने की सुविधा देता है और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क में इंटरनेट के माध्यम से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आईएमएपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए एफटीपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार डिफॉल्ट रूप से कहां पर स्थित होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार डिफॉल्ट रूप से कहां पर स्थित होता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार डिफॉल्ट रूप से कहां स्थित होता है? मतलब जो टास्क बार होता है वह बाय डिफॉल्ट आपको कहां दिखाया जाता है? टास्क बार क्या होता है? टास्क बार हमारे कंप्यूटर पर रन होने वाले सभी एप्लीकेशन की जानकारी को शो करता है। हमारे कंप्यूटर पर जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अभी रन हो रहे होते हैं उनके आइकन को टास्क बार पर शो किया जाता है। बाय डिफॉल्ट टास्क बार स्क्रीन के नीचे होता है। स्क्रीन के नीचे जो भी स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर खुली होती है, जो भी विंडो, उसके नीचे होता है टास्क बार। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार को बाय डिफॉल्ट बॉटम साइड पर शो किया जाता है, नीचे शो किया जाता है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। और टास्क बार पर करंट टाइम पर रन होने वाले एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन के नीचे या बॉटम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार शो होता है। यह होता है टास्क बार हमारे कंप्यूटर के बॉटम में सबसे नीचे टास्क बार शो किया जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि हमारे कंप्यूटर पर अभी कौन कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है? वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्कबुक निम्न में से किसका कलेक्शन होती है। वर्कबुक क्या है? वर्कबुक बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर से लिया गया है। एक्सेल से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह होती है? वर्कबुक होती है एमएस एक्सेल की फाइल। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1। एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1। और जब आप वर्कबुक को बनाते हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है .xls। वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल, फाइल को बोला जाता है वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1 और इसका एक्सटेंशन क्या होता है .xls। एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट क्या कहलाती है? वर्कशीट कहलाती है एक्सेल का पेज। एक्सेल में हमें जो पेज दिया जाता है उस पेज को कहा जाता है वर्कशीट या सीट। और एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है, एक वर्कशीट। इसके अलावा हम कई वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1, एक्सटेंशन होता है .xls। और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में एक वर्कशीट होती है जिसका नेम होता है शीट1। एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है जिसका डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्कबुक वर्कशीटों का संग्रह या कलेक्शन होती है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं।
यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में हमने जो फाइल बनाई है आप देख सकते हैं उसका डिफॉल्ट नेम शो हो रहा है बुकवन। बुकवन मतलब MS एक्सेल की फाइल का डिफॉल्ट नेम जो कि होती है वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट मिलती है जिसका नाम होता है शीट 1 और एक वर्कबुक में हम मल्टीपल वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी आपको सन्निहित स्थानों में फाइलों के खंडित टुकड़ों को व्यवस्थित करने की अनुमति देती है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी आपको सन्निहित स्थानों में फाइलों के खंडित टुकड़ों को व्यवस्थित करने की अनुमति देती है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो सन्निहित स्थानों में फाइलों के खंडित टुकड़ों को व्यवस्थित करने की अनुमति देती है। मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल और फोल्डर स्टोर किए गए हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है जो कि हमारे कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करता है जिससे कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, वह कहलाता है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स। ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स, यह कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर की ड्राइव को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ड्राइव में जो भी फाइल और फोल्डर होते हैं उनको व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर का मेमोरी स्पेस बढ़ जाता है और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। आपने सुना होगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, यह कुछ ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर की ड्राइव को मैनेज कर सकते हैं। जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है वह सभी फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करता है। इसी प्रकार से डिस्क क्लीनअप जो होता है वह अननेसेसरी फाइल को डिलीट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब किसी चीज का सही उपयोग करना, किसी चीज का सही उपयोग करने के लिए ऑप्टिमाइज वर्ड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स यूटिलिटी के द्वारा हम फाइलों के खंडित टुकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकजेट, लेजर और थर्मल ब्लैंक के सामान्य प्रकार हैं। इंकजेट, लेजर और थर्मल ब्लैंक के सामान्य प्रकार हैं। आप देख सकते हैं कितना बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। यह सभी जो क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं यह सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही सिलेक्ट किए गए हैं। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीपीसीटी के पेपर में केवल कठिन क्वेश्चन आते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन भी आते हैं। आपको केवल पेपर के समय पर रिलैक्स होकर पेपर को समझना है और उसको सॉल्व करना है। आपको प्रेशर में आकर पेपर को सॉल्व नहीं करना है, टेंशन में सॉल्व नहीं करना है। पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आपको आराम से क्वेश्चन को समझना है और उसके आंसर को सिलेक्ट करना है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इंकजेट, लेजर और थर्मल ब्लैंक के सामान्य प्रकार हैं। इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर के प्रकार हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रिंटर से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। तो जो इंकजेट है, लेजर है,
थर्मल है, यह सभी प्रिंटर्स के प्रकार होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। माउस एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पॉइंटर को स्क्रीन पर इधर उधर जाने की सुविधा प्रदान करता है और इसके बटन क्लिक करने पर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ब्लैंक पॉइंटर को स्क्रीन पर इधर उधर जाने की सुविधा प्रदान करता है और इसके बटन क्लिक करने पर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक पॉइंटर को स्क्रीन पर इधर उधर जाने की सुविधा प्रदान करता है और इसके बटन क्लिक करने पर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी डिवाइस हमें दी गई है जो पॉइंटर को यहां से वहां मूव करने की सुविधा देती है और जब हम बटन क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। यहां पर साफ लिखा गया है, इसके बटन क्लिक करने पर। और क्लिक हम किससे करते हैं? क्लिक करते हैं हम माउस से। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस, जब हम माउस को स्क्रीन पर मूव करते हैं तो इसका पॉइंटर या इसका कर्सर स्क्रीन पर इधर उधर जाता है और जब हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर इधर उधर जाने की सुविधा प्रदान करता है और इसके बटन क्लिक करने पर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो माउस इस क्वेश्चन का आंसर है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम लाइनेक्स में यूजर द्वारा दी गई कमांड को विवेचित करता है? निम्न में से कौन सा प्रोग्राम लाइनेक्स में यूजर द्वारा दी गई कमांड्स को विवेचित करता है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है, लाइनेक्स से, कि लाइनेक्स में ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो यूजर के द्वारा इनपुट की जाने वाली कमांड्स को रन करता है, कमांड्स को चलाता है या कमांड्स को इंटरप्रेट करता है। लाइनेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम लाइनेक्स में यूजर द्वारा दी गई कमांड्स को विवेचित करता है, मतलब यूजर द्वारा इनपुट की जाने वाली कमांड को रन करता है? वह कहलाता है सेल। सेल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। कमांड इंटरप्रेटर जो कि यूजर के द्वारा इनपुट होने वाली कमांड्स को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। लाइनेक्स की जो भी कमांड होती हैं उन्हें सेल पर रन किया जाता है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है जो कि यूजर के द्वारा इनपुट की जाने वाली कमांड को रन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। लाइनेक्स में और यूनिक्स में उसका मेन पार्ट होता है कर्नेल। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों के लिए आपको यह क्वेश्चन तैयार करना है कि लाइनेक्स और यूनिक्स में जो कोर पार्ट होता है, जो मुख्य भाग होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वह कहलाता है कर्नेल, जिसे लाइनेक्स और यूनिक्स का हब भी कहा जाता है। कर्नेल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट, मेन पार्ट, मुख्य पार्ट या हब होता है कर्नेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक
कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को आपस में जोड़ता है और सभी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। ब्लैंक कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट के साथ कम्युनिकेशन करने की परमिशन देता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट के साथ कम्युनिकेशन करने की परमिशन देता है। वह होता है मदरबोर्ड जो कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में कैबिनेट के अंदर लगा होता है या सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिससे सभी प्रकार के कंपोनेंट को कनेक्ट किया जाता है। कुछ कंपोनेंट डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं जैसे कि रैम, रोम, सीपीयू, इन सभी को डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगाया जाता है और अदर कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? हमें 4 डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। ग्राफिक प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और प्लॉटर प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, प्रिंटर के ही समान होता है जो बड़ी साइज के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी साइज के फ्लेक्स होते हैं, बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है जो कि लार्ज साइज के आउटपुट को हाई क्वालिटी में प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। प्लॉटर मतलब मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर तो आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन ट्रैक बॉल आउटपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल तो एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज गेम प्ले करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक 2 ऐसी इनपुट डिवाइस हैं जिनका यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रैक बॉल एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक कार्ड रीडर भौतिक सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। ब्लैंक कार्ड रीडर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक कार्ड रीडर भौतिक सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्फिडेंटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है इंट्रीगिटी, ऑप्शन नंबर डी है वर्चुअल। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज में, कुछ ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में जो वहां के एम्प्लॉय होते हैं उनको एक आईडी कार्ड दिया जाता है और जब वह अपने ऑफिस में एंट्री करते हैं तो उस कार्ड को वह पंचिंग मशीन पर स्कैन करते हैं जिससे उनके ऑफिस की अटेंडेंस को रीड किया जाता है, मार्क किया जाता है। उसी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जब कोई हमें भौतिक सुरक्षा प्रणाली मतलब फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम में कोई डेटा को स्कैन करना होता है तो उसके लिए एक्सेस कार्ड रीडर का यूज किया जाता है। एक्सेस कार्ड रीडर मतलब किस यूजर को
किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है, यह डिसाइड करता है उसका एक्सेस कार्ड रीडर। उस कार्ड रीडर में एक चिप लगी होती है या उसमें कुछ एक क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन करके यह वेरीफाई किया जाता है कि वह एम्प्लॉय हमारे ऑफिस से कनेक्ट है या नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक्सेस कार्ड रीडर भौतिक सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं जिनको एक कार्ड के रूप में यूजर को प्रोवाइड किया जाता है और यूजर की इंफॉर्मेशन को उस कार्ड पर स्टोर कर दिया जाता है। यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए कार्ड को एक स्कैनर से स्कैन करता है, उसके बाद उसको परमिशन दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सेस कार्ड रीडर भौतिक सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में जब आप किसी टेक्स्ट का चयन करते हैं तो आप उस छोटे ब्लैंक को छुपा या दिखा सकते हैं जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, इंडेंट्स और बुलेट्स जैसी उपयोगिताएं मौजूद होती हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड 2019 में जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप उस छोटे मतलब स्मॉल ब्लैंक को हाइड या शो कर सकते हैं जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, इंडेंट और बुलेट जैसे कुछ फीचर्स अवेलेबल होते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि जब आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक छोटी साइज का ब्लैंक दिखाया जाता है जिसे आप शो और हाइड भी कर सकते हो, जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, कलर जैसे कई ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वह कहलाता है मिनी टूल बार। मिनी टूल बार जब आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो वहीं पर आपको सिलेक्शन के साथ एक स्मॉल साइज का टूल बार शो किया जाता है जो कि कहलाता है मिनी टूल बार, जिसमें फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिनी टूल बार। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहीं पर हमें इसी लोकेशन पर एक छोटा सा टूल बार शो किया जाता है जिसमें हमें कई प्रकार के ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। यह कहलाता है मिनी टूल बार। इसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक मिनी टूल बार शो किया जाता है जिसमें फॉर्मेटिंग से संबंधित और पैराग्राफ से संबंधित कुछ ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी टूल बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल पद्धति में डेसिमल 12 को ब्लैंक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हेक्साडेसिमल पद्धति में डेसिमल 12 को 12 को ब्लैंक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से, और हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें डेसिमल नंबर 12 को या 12 को ब्लैंक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। अब सीपीसीटी के पेपर में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर एक अलग से वीडियो भी बनाया गया है जिसमें हमने सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को सॉल्व करना सिखाया है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। एक ही वीडियो में आप सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर 12 या 12 को ब्लैंक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2 और इसमें 0 से लेकर 1 तक के नंबर ही स्टोर किए जाते हैं। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर ही स्टोर किए जाते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं।
और एक लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका बेस होता है 16 मतलब इसके अंदर 16 अक्षर या नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होंगे, लेकिन 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 मतलब 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका बेस 16 होता है, 16 होता है। इसमें 10 होते हैं नंबर 0 से लेके 9 तक, और इसके बाद 10 को लिखा जाता है ए, 11 को लिखा जाता है बी, 12 को लिखा जाता है सी, 13 को लिखा जाता है डी, 14 को लिखा जाता है ई और 15 को लिखा जाता है एफ। इसका ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि डेसिमल 1 2 या 12 को ब्लैंक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 12 को तो सी से व्यक्त किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर हमने नंबर सिस्टम से संबंधित 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ENIAC जो कि पहली उन्नत कंप्यूटर मशीन थी का पूर्ण रूप क्या है। ENIAC जो कि पहली उन्नत कंप्यूटर मशीन थी का पूर्ण रूप क्या है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें एक कंप्यूटर का नाम दिया गया है ENIAC जो कि पहली उन्नत कंप्यूटर मशीन थी का फुल फॉर्म क्या है, हमें यहां पर बताना है। हमें एक कंप्यूटर का नाम दिया गया है ENIAC जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ENIAC कंप्यूटर से संबंधित 1-2 क्वेश्चन तैयार करे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ENIAC कंप्यूटर को JP एस्कार्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया है। JP एस्कार्ट और जॉन मॉचली के द्वारा ENIAC कंप्यूटर को बनाया गया है जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ACE का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित में ACE का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि साइबर सिक्योरिटी से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित है कि ACE का फुल फॉर्म क्या होता है। ACE का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल एंट्री, एक्सेस कंट्रोल एंट्री। एक होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि यह चेक करता है, यह निर्धारित करता है कि किस यूजर को किस रिसोर्स का एक्सेस दिया गया है या नहीं दिया गया है। मतलब कौन सा यूजर किस संसाधन का उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। और इसमें यूजर की डेटा को स्टोर करने के लिए जो एंट्री की जाती है उसे कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल एंट्री, एक्सेस कंट्रोल एंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ACE का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल एंट्री। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है। हमें यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट कंप्यूटर में एक ऐसी प्लेस होती है जहां से हम किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं।
पोर्ट के द्वारा किसी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। यूएसबी तो एक पोर्ट होता है, यूएसबी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रिंटर या पैरेलल पोर्ट भी होता है। प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट होता है जिसे पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है, जिसे एलपीटी पोर्ट भी कहा जाता है। लाइन प्रिंट टर्मिनल, लाइन प्रिंट टर्मिनल एलपीटी पोर्ट होता है जिसे पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है, और यह प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ईथरनेट और नेटवर्क पोर्ट भी होता है, ईथरनेट और नेटवर्क पोर्ट भी होता है जिसके माध्यम से नेटवर्किंग की जाती है, लेकिन बैकअप पोर्ट नहीं होता है। बैकअप तो एक टेक्निक है जो कि डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए यूज की जाती है। यदि हम अपने डेटा का लॉस होने से बचाना चाहते हैं तो हम डेटा का बैकअप बनाकर रख सकते हैं, और यदि किसी कारण से हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा तो हम बैकअप फाइल के द्वारा डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकअप। बैकअप कंप्यूटर का पोर्ट नहीं है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर से तेज होते हैं, फिर इनमें संचार तुल्यकालन कैसे प्राप्त किया जाता है? क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर से तेज होते हैं, यहां पर लिखा गया है जो कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड प्रिंटर से अधिक होती है, फिर इनमें संचार मतलब कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, तुल्यकालन मतलब सिंक्रोनाइजेशन कैसे प्राप्त किया जाता है। यहां पर हमसे यह बोला गया है कि कंप्यूटर की स्पीड तो प्रिंटर से ज्यादा है, फिर जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का यूज करते हैं, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसका सिंक्रोनाइजेशन तालमेल कैसे सेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर पोर्ट को बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रिंटर बफर का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रिंटर विनिर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन करके, प्रिंटर विनिर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन करके, या नया प्रिंटर खरीदकर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की स्पीड तो प्रिंटर से तेज है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका सिंक्रोनाइजेशन कैसे प्राप्त किया जाता है। वह प्राप्त किया जाता है प्रिंटर बफर का उपयोग करके। प्रिंटर के अंदर एक मेमोरी होती है, बफर मेमोरी, जिसका उपयोग करके प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, तुल्यकालन किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर बफर का उपयोग करके प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर से किसी चीज को प्रिंट करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को, फाइल को, तो वह जाकर कंप्यूटर के बाद प्रिंटर की बफर मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जहां से उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर ड्राइवर को कैसे अपडेट किया जा सकता है? प्रिंटर ड्राइवर को कैसे अपडेट किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है? प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए, प्रिंटर से वर्क कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी होती है। प्रिंटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है प्रिंटर का ड्राइवर। ड्राइवर जो भी स्पेशल टाइप की हार्डवेयर डिवाइस होती हैं उनको कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर मतलब किसी हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित सॉफ्टवेयर जो कि उस हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो प्रिंटर का ड्राइवर क्या कहलाएगा? प्रिंटर से संबंधित सॉफ्टवेयर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंटर ड्राइवर को कैसे अपडेट किया जा सकता है। प्रिंटर ड्राइवर मतलब एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको यदि अपडेट करना चाहते हो, उसमें नए फीचर्स ऐड करना चाहते हो, तो आप उसको अपडेट कैसे कर सकते हो? केवल मैनुअल, मैनुअल मतलब हमें खुद उसको अपडेट करना होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? केवल स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मैनुअली और स्वतः दोनों ही,
मतलब मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसे अपडेट नहीं किया जा सकता है। जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर है, उसे हम अपडेट भी कर सकते हैं और दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ड्राइवर होता है, उसे मैनुअल तरीके से और ऑटोमेटिक तरीके से, दोनों तरीके से अपडेट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें प्रत्येक अक्षर के मुद्रण के लिए एक स्याही उक्त छाप वाली कुंजी मतलब की पेपर पर टकराती है। एक और क्वेश्चन प्रिंटर से पूछा गया है, प्रिंटर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें प्रत्येक कैरेक्टर के प्रिंटिंग के लिए एक स्याही युक्त छाप वाली कुंजी मतलब की पेपर पर टकराती है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसमें हर अक्षर को प्रिंट करने के लिए एक स्याही वाली की मतलब बटन पेपर पर टकराती है, यह हमें बताना है। आपने यदि हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हमने प्रिंटर से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, स्पीड स्लो होती है और इनका जो क्वालिटी होती है प्रिंटिंग की वह लो होती है। जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का यूज किया जाता है। रिबन का, कपड़े का एक रिबन लगा होता है जिस पर इंक लगा दी जाती है और इसमें पिन लगी होती हैं। पिन पर अक्षर बने होते हैं। जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो की मतलब एक पिन रिबन से होते हुए पेपर से टच होती है और पेपर पर प्रिंटिंग कर दी जाती है। जैसे कि पहले टाइपराइटर मशीन यूज होती थी, टाइपिंग मशीन यूज होती थी, आपने देखा होगा उसमें जब हम कोई की प्रेस करते थे तो उस की से संबंधित एक पिन रिबन के माध्यम से पेपर पर टकराती थी और पेपर पर किसी कैरेक्टर को बनाती थी। तो जो टाइपराइटर वाला कॉन्सेप्ट है वही इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होता है, जहां पर प्रत्येक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक की मतलब एक पिन रिबन के माध्यम से पेपर से टच होती है और वहां पर उस कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है किसी कैरेक्टर को एक की के द्वारा, एक पिन के द्वारा पेपर पर प्रिंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि एक लो क्वालिटी देने वाला प्रिंटर होता है, स्पीड स्लो होती है और प्रिंटिंग करते समय अधिक साउंड करता है, आवाज अधिक करता है। यह एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें प्रत्येक अक्षर को प्रिंट करने के लिए स्याही युक्त छाप वाली कुंजी मतलब की पेपर पर टकराती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।